हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब जो आइसोमरिज्म का सेकंड पार्ट है वो है स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म? देखिए, हमने आइसोमरिज्म की बात डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। अब स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म क्या होंगे, इसमें भी फॉर्मूला तो रहेगा सेम, बट उनकी जो स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी इन 3 डायमेंशन के अंदर, स्पेस के अंदर। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। जैसे हमने कहा PT NH3 ट्वाइस Cl2, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। मैं अगर इसका स्ट्रक्चर स्पेस के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर बनाऊं तो वो 2 तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ये प्लेटिनम है, ठीक है, ये हमने दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। अब इस प्लेटिनम के साथ 2 अमोनिया ग्रुप और 2 Cl ग्रुप है। ये हमने 2 NH3 ग्रुप, 1 NH3 और यहाँ सेकेंड NH3 अटैच कर दिया है, और यहाँ इसके साथ ये हमने Cl अटैच किया और यहाँ हमने Cl अटैच कर दिया। एक तो इस टाइप से अटैच किया, और दूसरा तरीका देखिए, ये हमने NH3 अटैच किया और ये हमने इस प्लेटिनम के साथ भी 2 NH3 हैं और हमने यहाँ भी इसके साथ 2 Cl अटैच कर दिए। अब ये देखिए, इन दोनों कंपाउंड के अंदर ये लेफ्ट वाला कंपाउंड और राइट वाला कंपाउंड, दोनों का फॉर्मूला सेम है, PtCl2NH3 ट्वाइस, PtCl2NH3 ट्वाइस, बट इनकी पोजीशन के अंदर, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेशन में। कैसे? इसमें हमने सिमिलर एटम, Cl सिमिलर एटम है, अमोनिया सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम सेम साइड पर लगा दिए, सिमिलर एटम सेम साइड पर। इसमें सिमिलर एटम हमने कहाँ लगा दिए? अपोजिट साइड पर लगा दिए। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट एटम, मॉलिक्यूल या लीजेंड की पोजीशन में डिफरेंस है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के स्टीरियो या स्पेस आइसोमर। अब ये एक दूसरे के स्टीरियो या स्पेस आइसोमर है। इनमें क्या है? सिमिलर एटम सेम साइड पर, और इनमें सिमिलर एटम क्या है? अपोजिट साइड पर। सिंपल सी बात, स्टीरियो या स्पेस आइसोमर वो होंगे जिनका फॉर्मूला सेम होगा, बट लीजेंड्स की पोजीशन डिफर करेगी 3 डायमेंशन के अंदर, स्पेस के अंदर। डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज स्टीरियो या स्पेस isomer? These are the coordination compound. CC means coordination compound having same molecular formula. MF is molecular formula. Coordination compound having same molecular formula but have different position किसकी? different positions of ligands, different positions of ligands। ये जो लीजेंड्स हैं इनकी पोजीशन में डिफरेंस होगा, और वो भी कहाँ होगा? स्पेस के अंदर। डिफरेंट पोजीशन ऑफ लीजेंड्स इन स्पेस कहो और इन 3 डायमेंशन कहो। 3 डायमेंशन के अंदर या स्पेस, एक ही बात है, आर कॉल्ड स्टीरियो या स्पेस आइसोमर। पहले आइसोमर बनते हैं और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म। आर कॉल्ड स्पेस या स्टीरियो आइसोमर एंड फिनोमिना इज कॉल्ड स्पेस या स्टीरियो आइसोमरिज्म। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला सेम, और लीजेंड्स की पोजीशन में डिफरेंस होगा 3 डायमेंशन के अंदर। अब ये जो स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप की हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं सिंपल वे में। स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ये 2 टाइप की है। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। स्टीरियो या स्पेस के 2 टाइप हैं, फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल, सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सेकंड इज ऑप्टिकल
आइसोमरिज्म दोनों को हम फुल डिटेल के अंदर चेक करेंगे क्योंकि कंप्लीटली हमारे सिलेबस के अंदर है। चेक करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ही, ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करने से पहले हम कुछ छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए ये स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइड वाइज नोट कीजिएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ जितने मोनोडेंटेड लीजेंड अटैच होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे हमने यूं कहा PT, अभी एक फॉर्मूला लिखा था PTNS3 ट्वाइस Cl2। यहाँ क्लोरीन और अमोनिया दोनों एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट। अब इस मेटल के साथ कितने लीजेंड अटैच है, 2 and 2 4, तो यहाँ इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकती है या dsp2, ये एक फिक्स बात है। कैसे आएगी ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसकी शेप बनती है टेट्राहेड्रल, 3 एटम सेम प्लेन में, 4th एटम अबव द प्लेन। 4th एटम कहाँ लगेगा, अबव द प्लेन। जो अबव द प्लेन लगा उसको हमने डार्क करके यहाँ दिखा दिया, ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, ठीक है। और dsp2 पे जो शेप बनेगी ये हमारा मेन एटम है, इसके साथ 4 एटम स्क्वायर प्लेनर पोजीशन के अंदर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2। sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तब भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 हो सकती है या sp3d2 हो सकती है, पर इन दोनों की जो शेप है वो एक जैसी ही है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कैसे, ये एक मेन एटम, इसके साथ 4 एटम तो स्क्वायर प्लेनर पोजीशन में, 5th एटम इसमें कहाँ लग रहा है, अबव द प्लेन। वो जो अबव द प्लेन एटम लगा हुआ है उसको हमने थोड़ा लेंथ पर यहाँ ड्रा कर दिया, ये वाला एटम इसके अंदर ऐसे अबव द प्लेन लगा हुआ है, और 6th एटम इसमें बिलो द प्लेन लगा हुआ है, ठीक है। एक बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है और एक बिल्कुल पीछे नीचे लगा हुआ है, वो जो नीचे या पीछे लगा हुआ उसको हमने यहाँ ड्रा कर दिया है, ठीक है। ये शेप कैसी बन जाएगी, देखो डॉट सिर्फ इसलिए लगाएं ताकि ये हमें एक ऑक्टाहेड्रल जैसी शेप लगे, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोल लेते हैं, देखो ये स्क्वायर है, इसके ऊपर एक पिरामिड, इसके ऊपर एक नीचे पिरामिड, स्क्वायर पर 2 पिरामिड, इसको हम स्क्वायर बाई पायरामिडल भी बोलते हैं, स्क्वायर बाई पायरामिडल, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल शेप। ध्यान रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो dsp2 भी हो सकता है, ये स्क्वायर प्लेनर, और अगर d2sp3 है तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप, ये शेप बनेगी। इन्हीं शेप्स का हमने इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो हमने शेप बनाई है वो हमारा आगे एक टॉपिक आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अंदर भी इसका यूज़ होगा, तो ध्यान रखनी है इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग शेप। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जैसे हमने फिर वही एग्जांपल लिया PTNS3 ट्वाइस Cl2, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसको मैं 2 टाइप से रिप्रेजेंट करता हूँ, PTNH3 सिमिलर एटम, अब सिमिलर लीजेंट हमने एक बार एक साइड पर रखे, दोनों अमोनिया एक साइड पर, दोनों Cl एक साइड पर। अगली बार हम क्या करते हैं, सेम वही कंपाउंड लेंगे, इसमें अब जो सिमिलर लीजेंट जैसे अमोनिया सिमिलर है उनको अपोजिट रख दिया, देखिए ये अपोजिट हो गए, तो जो क्लोरीन है उनको भी हम क्या कर देते हैं, अपोजिट रख देते हैं, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है,
पर अगर सिमिलर लीजेंड सेम साइड पर होंगे तो हम इसको सिस आइसोमर कहेंगे। दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर, ये सिस आइसोमर है। पर अगर सिमिलर लीजेंड अपोजिट साइड पर है तो हम इसे ट्रांस आइसोमर कहेंगे। और ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर है यही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक ही बात है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या हुई, एक कंपाउंड, ठीक है, उसको हम दो अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलर एटम सेम साइड पर तो सिस, सिमिलर एटम अपोजिट साइड पर ट्रांस। एंड ये जो सिस ट्रांस है ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ये बात तो फिक्स आनी ही है, MF इज molecular formula. Coordination compound having same molecular formula, but if similar legend, एक जैसे legend, similar legends are on same side, then it is called, तब हम उसे क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। अगर सिमिलर लीजेंड सेम साइड पर आ जाए, अमोनिया सेम एक साइड पर, ClCl एक साइड पर है, एक जैसे एक साइड पर, तो ये सिस आइसोमर। बट इफ सिमिलर लीजेंड आर ऑन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। एंड इफ सिमिलर लीजेंड्स आर ऑन अपोजिट साइड, अगर वो अपोजिट साइड पर है तब हम उसे क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, बस सिर्फ छोटा सा पॉइंट ध्यान रख लेना है कि सिमिलर एटम सेम साइड पर, सिमिलर एटम सेम साइड पर तो सिस, सिमिलर एटम अपोजिट साइड पर तो वो ट्रांस। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। ये था हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाए या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आ जाए तो वो एक ही बात है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इस पॉइंट को, सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल। अब इसके अंदर हमने कई पॉइंट करने हैं। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उस 4 में हाइब्रिडाइजेशन है sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देन दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, देखो 2 में क्यों नहीं करेंगे, मान लो मैंने कहा कि PtCl2 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही है। अब ये प्लेटिनम के साथ 2 Cl लगे हुए हैं, उन 2 Cl को कहीं भी अटैच करो तो वो तो सिमिलर ही रहेंगे, अपोजिट तो उनको कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि देखो अपोजिट तब माना जाएगा जब उनके बीच में कोई एटम या मोलिक्यूल या कुछ और लीजेंड आ पाए। देखो यहाँ से अगर इधर अप्रोच करेंगे तो भी ClCl, यहाँ से इधर भी करेंगे तो भी ClCl, तो ये नहीं कह सकते कि ये सिस है या ट्रांस है। ठीक है, इनके अंदर सिस ट्रांस की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी टाइप से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाए तो हम एक और Cl अटैच कर देंगे। अब हम कह रहे हैं कि ये सिमिलर Cl एक साइड पर, तो फिर अपोजिट कैसे लगेगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि सिस आइसोमर तब कंसिडर होगा अगर ज्योमेट्रिकली ट्रांस भी बनता हो, ट्रांस तब कंसिडर होगा जब सिस भी बनता हो। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सिस है ट्रांस नहीं है, नहीं, सिस है तो ट्रांस भी होना चाहिए, ट्रांस है तो
सिस भी होना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि सिमिलर एटम सेम साइड पर है तो ये सिस है, तो फिर इसका ट्रांस कैसे बन सकता है? कहीं भी Cl को लगा दो वो तो एक जैसे ही रहेंगे ना, तो सिर्फ सिस नहीं होगा, ट्रांस भी होना जरूरी है, अकेला सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 2 और 3 पर नहीं हुए। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं 4, मान लीजिए मैंने कहा कि ये है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो pt, ये एक Cl हमने यहाँ अटैच किया लीजेंड, ये एक Cl लीजेंड यहाँ अटैच किया, ये एक Cl लीजेंड यहाँ अटैच किया, फोर्थ Cl इसमें कहाँ होगा? अबव द स्पेस होगा। फोर्थ Cl कहाँ होगा? अबव द स्पेस, यहाँ लगा होगा। अब ये जो अबव द स्पेस है इसको हम थोड़ा डार्क करके यहाँ ड्रा कर देते हैं कि ये 3 डायमेंशन वाला Cl था। अब इसके अंदर पॉइंट ये वर्क करेगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ये टेट्राहेड्रल शेप बनती है, और टेट्राहेड्रल शेप के अंदर सारी पोजीशन इक्वलेंट है, सारी पोजीशन बराबर है। हम ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ इस केस में ये सिमिलर आ रहे हैं या ये अपोजिट आ रहे हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। हमने अपने ये 4 एटम लिए, ठीक है, ये इनके जो कैप है ये Cl का काम करेगा, और ये जो हैंडफुल है ये किसका काम करेगा? प्लेटिनम का। हम इसके साथ 4 क्लोरीन एटम अटैच करते हैं, ठीक है। ये हमने 3 क्लोरीन, ये हमारा Cl प्लेटिनम था, ये एक Cl, ये एक Cl, ये थर्ड Cl, ये 3 Cl हमने अटैच कर दिए। फोर्थ Cl कहाँ आएगा? ऐसे अबव द स्पेस में आएगा ना। अब ये वाला टेट्राहेड्रल पोजीशन है, ये इनकी टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये जो ब्लू कलर वाला कैप है यही अपवर्ड स्पेस में, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो भी तो वो सेम ही पोजीशन बन रही है ना। इसमें ये रेड कलर वाला कैप स्पेस में होगा, अब इसमें ये ब्लैक कलर वाला कैप स्पेस में होगा, सारी पोजीशन इसके अंदर बराबर है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी पोजीशन इसके अंदर अपोजिट है, कौन सी पोजीशन इसके अंदर इक्वल है, ठीक है, अपोजिट है या सेम साइड पर है। टेट्राहेड्रल पोजीशन के अंदर क्या होता है कि सारे एटम एक जैसे ही लगे होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अपोजिट है या ये सिमिलर है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे मूव करते हैं हम। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसमें हाइब्रिडेशन sp3 है तो उसमें सारी पोजीशंस इक्वल है, ना तो कोई अपोजिट है ना कोई सेम साइड पे। अपोजिट या सेम साइड नहीं होगी तो फिर वो सिस ट्रांस नहीं बनेगा, सिस ट्रांस नहीं बनेगा तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उस पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे DsP2 पे शेप क्या बनती है? स्क्वायर प्लेनर, यानी कि इस टाइप से हमारे पास 4 एटम जुड़े हों तो आप ये कह सकते हो, जैसे ये वाली जो शेप है वो और ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, स्क्वायर प्लेनर में भी ये सिमिलर आ गए और ये क्या आ गए? अपोजिट आ गए। तो सिमिलर आ गए तो सिस, अपोजिट आ गए तो ट्रांस, पर टेट्राहेड्रल में नहीं बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, 3 पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, 4 पे अगर sp3 है तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, dsp2 है तो ज्योमेट्रिकल होगा, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 4 पे तो हमने बता दिया कि अगर मेटल के साथ 4 लीजेंड जुड़े होंगे तो अगर sp3 है तो नहीं होगा। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप की हो सकती है, या तो वो sp3d2 होगी या d2sp3। अब देखो इनमें फ़र्क है, वैसे क्या फ़र्क है अगले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे, पर इन दोनों की जो शेप है वो सेम है। ये मेटल, ये 4 लीजेंड तो स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, जो 5th लीजेंड है वो अबव द स्पेस, उसको हमने डार्क करके यहाँ, 6th लीजेंड डाउन द स्पेस, उसको हमने डार्क करके यहाँ। ये हमारे पास स्क्वायर है, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखते हैं हम जरा कि हाउ दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया, PT
CL4NH3 ट्वाइस। ये हमने एक एग्जांपल लिया PtCl4NH3 ट्वाइस। देखिए ये एक मेटल है, 4 क्लोरीन और 2 अमोनिया, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब इसमें सिस ट्रांस बन सकती है, कैसे बनेगी देखो। ये हमने Pt लिया, ठीक है, और ये हम इसका जो स्क्वायर बाय पायरामिडल ऐसे बनेगा। ये हमने 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl सेम साइड पर ले लिए और 2 अमोनिया, ये हमने NH3 अटैच कर दिया। एक तो इसको इस टाइप से बनाया, दूसरा ये प्लेटिनम 1 2 इस टाइप से बनाया, और ये हमने एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया बिल्कुल अपोजिट, ClCl अपोजिट, ClCl टोटल अपोजिट, ये आ गया। ठीक है, देखो इसमें सिमिलर एटम सेम साइड पर है, सिमिलर एटम सेम साइड पर है, इसमें सिमिलर एटम अपोजिट साइड पर है, तो ये आइसोमर क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर, और ये क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सिमिलर सेम साइड पर हो तो सिस, सिमिलर अपोजिट साइड पर हो तो ट्रांस, इनके अंदर ये ट्रांस बनती है। अच्छा, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये प्लेटिनम को तो हमने बोल दिया मेटल, Cl एक लीजेंड और अमोनिया एक लीजेंड है, तो 2 लीजेंड हो गए ना, एक लीजेंड तो है 4 टाइम और दूसरा जो बी लीजेंड है वो है 2 टाइम। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम Ma4B2 टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो जिसमें M एक मेटल है, एक लीजेंड 4 टाइम है और दूसरा लीजेंड 2 टाइम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट, हम इनका एग्जांपल लेते हैं PtCl3NH3। ठीक है, 2 लीजेंड है, एक लीजेंड भी 3 टाइम, दूसरा लीजेंड भी 3 टाइम, तो इसकी टाइप क्या बन जाएगी, एक लीजेंड भी 3 है, दूसरा भी 3 है, तो ये Ma3B3 टाइप बन जाएगी। ठीक है, इसका हम सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। 3Cl सेम साइड पर, 3 अमोनिया सेम साइड पर ही, ठीक है। अब हम कहीं भी ये थर्ड अमोनिया अटैच कर सकते हैं, ये हो गया। देखो इसमें सिमिलर एटम सेम साइड पर, सिमिलर एटम सेम साइड पर, तो सिस पर सिमिलर कहीं भी अपोजिट हो जाए, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, तो ये क्या बन गए, ट्रांस। अब आप सोचोगे कि यहाँ क्यों नहीं अपोजिट है, क्योंकि हमारे पास 3 के हैं, 3 के तो पेयर बनने नहीं है, एक एक अमोनिया का पेयर बन गया, ClCl का बन गया, इनका तो बन ही नहीं सकता था। बट ये सिमिलर अगर अपोजिट हो, देखो अमोनिया अमोनिया Cl अमोनिया, तो ये इकट्ठे तो नहीं है ना, Cl अमोनिया Cl, ये इकट्ठे तो नहीं है ना। ठीक है, अगर इकट्ठे होते इस टाइप से Cl अमोनिया अमोनिया अमोनिया, तो हम कह सकते थे सिस है, पर ये इकट्ठे नहीं है, अमोनिया अमोनिया Cl अमोनिया, Cl अमोनिया Cl, तो ये इकट्ठे नहीं है, तो अपोजिट तो है ना, ये अपोजिट है, तो ये ट्रांस, तो इनमें भी सिस और ट्रांस बनेगा। इसके अंदर एक और बात, ये जो Ma3B3 टाइप है, Ma3B3 टाइप है, इसमें जो सिस आइसोमर है, ये वैसे इसका नाम है, कोई अलग खास बात नहीं, इसे हम फेशियल आइसोमर भी बोलते हैं, फेशियल आइसोमर या फैक आइसोमर, फेशियल कहो या फैक कहो। अब फेशियल या फैक आइसोमर क्या है, Ma3B3, यानी एक लीजेंड भी 3, दूसरा लीजेंड भी 3, Ma3B3 में जो सिस आइसोमर है उसे हम फेशियल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, और Ma3B3 में जो ट्रांस आइसोमर है उसे मेरिडियनल टाइप आइसोमर बोलते हैं। ये बस इसका एक स्पेसिफिक नेम है, या मर आइसोमर, फैकमर आइसोमर, इसको हम इकट्ठा फैकमर आइसोमरिज्म भी बोल देते हैं। Ma3B3 में जो सिस आइसोमर है वो फेशियल, जो ट्रांस है वो मेरिडियनल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा इसमें इतनी स्पेसिफाइड बात नहीं है कि हमने ऐसा क्यों किया, ये तो इनका बस एक नेम रखा हुआ है। चलिए आगे मूव करते हैं हम, यानी कि ये अभी हम सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करें।
जिसमें MA3B3 भी शो करता है। अब एक हम और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है, वो देखिए किस टाइप से बनेगा। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाए तो आपने सिस ट्रांस का डेफिनेशन देकर कि सिमिलर सेम साइड पर तो सिस, सिमिलर अपोजिट साइड पर तो ट्रांस, तो एक एग्जांपल दे सकते हैं, पर ये थोड़ी और ज़्यादा उसकी डिटेल्ड है। हमने कहा PTEN ट्वाइस Cl2। अब EN क्या है? इथेन 1,2 डाईअमाइन। इथेन 1,2 डाईअमाइन ये एक बाइडेंटेड लीजेंड है, ये एक अकेला लीजेंड खुद सिंगल है, पर ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है। इथेन 1,2 डाईअमाइन CH3 CH2 NH2 CH2 NH2, ये किसका फॉर्मूला है? EN, इथेन 1,2 डाईअमाइन का। एक मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से देगा, दूसरा यहाँ से देगा, तो खुद एक बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लीजेंड, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, देखो एक EN दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, दो EN फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे, फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये देंगे, टू ये देंगे, तो यहाँ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। यानी इसकी शेप भी स्क्वायर बाय पायरामिडल इस टाइप से बननी चाहिए, PT 6। अब इसमें हम सिस ट्रांस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेगा, देखो PTEN ट्वाइस Cl2, अगर हमने दो Cl को सिमिलर साइड पर रख दिया, ठीक है, और इन दोनों EN को सिमिलर साइड पर रख दिया, तो ये सिस आइसोमर अगर अपोजिट रख दिया तो ट्रांस। अब देखिए एक EN, ये एक EN है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, एक ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा और एक ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। फिर एक और EN है, ये एक कोऑर्डिनेटिंग साइड यहाँ है और एक कोऑर्डिनेटिंग साइड यहाँ है। अब देखो इस EN ने दो कोऑर्डिनेट दे दिए, इस EN ने दो कोऑर्डिनेट दिए, ये दो EN और दो Cl, Cl Cl EN EN, सिमिलर साइड सिमिलर ग्रुप सिमिलर लीजेंड सेम साइड पर, तो ये सिस आइसोमर, ठीक है। इसमें Cl Cl को हम क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। यहाँ एक EN है दो साइड से कोऑर्डिनेट देगा, ये दूसरा EN भी दो साइड से, तो सिमिलर अपोजिट साइड पर, तो ये ट्रांस, ठीक है। क्लियर हुई बात है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर सिस, सिमिलर अपोजिट, तो ये ट्रांस। इस टाइप को हम डिस्कस कैसे करेंगे? PT को तो लिख दिया M, ठीक है। ये EN एक बाइडेंटेट है, यानी इसको हम लिखेंगे AA2, यानी ये अकेला ही दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, ठीक है, और इसको हमने क्या लिख दिया? B2, तो ये MAA2 B2 टाइप होगी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर आ जाए तो सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर आ जाए तो वो ट्रांस, ठीक है। ये रहा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या PTCl5 NH3 यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, 5 क्लोरीन अमोनिया 1, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? चेक कीजिए जरा, PTNH3 5Cl, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? देखते हैं, कॉपी पर ड्रा करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। देखिए PTCl5 NH3 Cl हमने 5 लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 तो Cl लग गए, और एक हमारे पास ये अमोनिया लग गया, ठीक है। कहीं भी लगा के देख लीजिएगा, सारे Cl सेम साइड पर ही रहेंगे ना। अब आप कहोगे कि हम इसको यहाँ ना लगा के अमोनिया को यहाँ लगा देंगे और Cl को यहाँ, तो भी सारे Cl सेम साइड पर ही रहेंगे। कहीं लगा कर देख लीजिए, सारे Cl सेम साइड पर रहेंगे। अगर सेम साइड पर है तो वो सिस होता है, तो फिर इसका ट्रांस कैसे बनेगा? इसका ट्रांस तो बन ही नहीं सकता, तो फिर हम इसे सिस भी नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा, सिस आइसोमर सिर्फ वो होगा जिसका ट्रांस भी बने, ठीक है। ट्रांस वो होगा जिसका सिस भी बने, ठीक है। तो MPTCl5 NH3 इसका नहीं बन सकता। एक और स्पेशल चीज, क्या PTCl2 NH3Br इसका सिस ट्रांस बन सकता है? इसमें भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 क्लोरीन, 3rd अमोनिया, 4th Br, तो इसमें 4 होगा ना, इसका बन सकता है। कैसे?
पीटी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ऐसे स्क्वायर प्लेनर शेप बनती है। अब इसमें देखिए दो सीएल एक जैसे ना, उन दो सीएल को या तो हम सेम साइड पर रख सकते हैं या हम अपोजिट साइड पर रख सकते हैं। तो इस केस में सीएल कंसिडर होगा। एक अमोनिया और बीआर है, इस अमोनिया और बीआर को हमने यहाँ लगा दिया, इस अमोनिया और बीआर को हमने यहाँ लगा दिया। तो जो सेम ग्रुप है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर है ना। ये तो सिमिलर है ही नहीं, तो इनका तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पर ये सिमिलर सेम साइड पर है तो ये सिस। इसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर है तो ये ट्रांस। तो इस टाइप से भी हो सकता है, यदि एक ही लीजेंड दो बार है और अगर वो सिमिलर आ जाए तो सिस, अपोजिट आ जाए तो वो ट्रांस। तो ये दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म। 3 डायमेंशन के अंदर लीजेंड की पोजीशन में डिफरेंस होगा। पहला पार्ट हमने इसका डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और अब इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। व्हाट इज दैट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? देखिए ऑप्टिक्स वर्ड लाइट से रिलेटेड है, तो पहले इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक बेसिक क्रिएट करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमने ऐसे डेफिनेशन दी, एग्जांपल दिए तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्लियर होगा। इसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, दिस इज एन ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट वो जिसकी वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शन के अंदर जाए। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। जो हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL ट्यूब की जो लाइट है वो एक ऑर्डिनरी लाइट है, हर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ऑर्डिनरी लाइट को एक नाइकोल प्रिज्म, ये एक नाइकोल प्रिज्म है, दिस इज नाइकोल प्रिज्म। देखो नाइकोल प्रिज्म, इसमें Ni यूज हो रहा, तो ये निकिल का नहीं बना होता, ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक फॉर्म है जिसे हम कैल्साइट बोलते हैं, उसका बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब इसकी क्या खास बात है, जैसे मान लो ये एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन के अंदर जा रही हो, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन हर डायरेक्शन। जैसे ही ये नाइकोल प्रिज्म में से पास होती है तो नाइकोल प्रिज्म की क्या खास बात है कि वो इनको एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर देता है। तो अब ये किस टाइप से एडजस्ट हो जाएंगी, अब ये इस टाइप से अरेंज हो जाएंगी। देखो इन सब की जो वाइब्रेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आ गई ना। यदि लाइट की वाइब्रेशंस मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आ जाए तो इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लिखेंगे अभी हम। ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। नाइकोल प्रिज्म में से जैसी ऑर्डिनरी लाइट पास करती है तो उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस प्रोवाइड कर देता है, यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेंगी। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, अल्कोहल सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, नॉन एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी एक हमारे पास ये सॉल्यूशन है। देखिए हो क्या रहा है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके अंदर से पास होने के बाद एज इट इज ही निकल जाए, यानी कुछ भी ना हो, कुछ नहीं हुआ, इसकी वाइब्रेशन इस टाइप से थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके अंदर से पास की, अगर इसमें से पास करने के बाद लाइट कहीं भी बेंड नहीं हो रही है तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी इसने लाइट को कुछ नहीं किया, तो ये सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन, कुछ नहीं किया। बट इसमें से पास होने के बाद लाइट या तो राइट पे टर्न कर जाए या इसमें से पास होने के बाद लेफ्ट पे टर्न कर जाए। अब वो कैसे टर्न की, जैसे मान लो इसमें से पास होने के बाद या तो लाइट ऐसे राइट पे टर्न कर जाए, देखो एक ही जगह पर करेगी, या तो राइट पे टर्न करेगी या ऐसे लेफ्ट पे टर्न करेगी। ठीक है, तो अब ये स्टार्टिंग में लाइट कैसे थी, ये से डॉटेड थी, इस टाइप से थी, ये क्या हुई, थीटा एंगल से
राइट पे टर्न करेगी, या स्टार्टिंग में कैसे थी, ये इस डॉटेड से थी और ये थीटा एंगल से लेफ्ट पे टर्न करेगी। तो इस लाइट को टर्न किसने किया, इस सॉल्यूशन ने टर्न किया किया ना। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट सॉल्यूशन में से पास होने के बाद राइट पे टर्न कर जाए या लेफ्ट पे टर्न कर जाए, तब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। तभी क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी इसने लाइट को रोटेट कर दिया। अब एक और बात, लाइट होनी ऐसी चाहिए थी, पर ये क्या हो गई, थीटा एंगल से राइट पे मुड़ गई। अगर सॉल्यूशन लाइट को राइट पे टर्न कर देगा तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन प्लस या स्मॉल एल स्मॉल डी, डी से डेक्स्ट्रो, स्मॉल डी सॉल्यूशन। यानी ये सॉल्यूशन अब क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन कहो, प्लस सॉल्यूशन कहो या स्मॉल डी सॉल्यूशन कहो, यानी अब ये डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन। देखिए लाइट नहीं होगी इस केस में, ये सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन ने लाइट को राइट पे किया तो सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाइट डेक्स्ट्रो नहीं है, सॉल्यूशन ने लाइट को राइट पे बेंड कर दिया तो सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, पर इस केस में सॉल्यूशन ने लाइट को लेफ्ट पर बेंड कर दिया तो ये लेवो माइनस स्मॉल एल। ठीक है, सॉल्यूशन कहलाएगा, लाइट नहीं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन लाइट को रोटेट कर रहा है वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है क्योंकि या तो राइट पे कर रहा है या लेफ्ट पे कर रहा है। थोड़ी सी हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम वापस पॉइंट पर आएंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट, व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट। देखिए ये डेफिनेशन वगैरह हमारे नहीं आएंगी, पर हमें समझने के लिए करनी है। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट क्या है, ऑर्डिनरी लाइट आर दोज whose vibrations take place in all direction, take place in all डायरेक्शन। जिस लाइट की वाइब्रेशंस या मूवमेंट हर डायरेक्शन के अंदर हो वो ऑर्डिनरी लाइट। फिर आ जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या होगी, प्लेन पर whose vibrations take place only in वन डायरेक्शन। उसमें ऑल डायरेक्शन थी, हर डायरेक्शन में जा रही है, और ये एक डायरेक्शन में जाएगी। इसमें ऑल डायरेक्शन में जा रही है और ये सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, नाइकोल प्रिज्म क्या है, ये एक ऐसा प्रिज्म है जो ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हमने ऑर्डिनरी लाइट बता दी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बता दी। नाइकोल प्रिज्म क्या है, एक ऐसा प्रिज्म है जो कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट फॉर्म से बना हुआ है, और जो ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन क्या है, इनएक्टिव सॉल्यूशन अगर मान लो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास होने के बाद एज इट इज रह जाए तो इसने कुछ नहीं किया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो सॉल्यूशन विच डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना करे। फिर ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो रोटेट कर दे। अगली डेफिनेशन, विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये हो गया। शॉर्टकट में डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लॉन्ग में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन। डेक्स्ट्रो पॉजिटिव या स्मॉल डी
देखिए कैपिटल डी यूज़ नहीं करना, क्योंकि कैपिटल डी एक अलग चीज़ है, एक सीरीज़ के लिए यूज़ होता है जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। कैपिटल डी और कैपिटल एल सीरीज़ है एक अलग, पर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल डेक्स्ट्रो लेवल के लिए यूज़ होता है। डेक्स्ट्रो सोल्यूशन क्या है? डेक्स्ट्रो सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो प्लेन पोलराइज्ड को राइट के अंदर रोटेट कर देगा। विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवार्ड्स राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड पर रोटेट कर दे, वो डेक्स्ट्रो सोल्यूशन है। ठीक है, फिर लेवो नेगेटिव स्मॉल एल, ये सोल्यूशन क्या होगा? विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट वाइट टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, शॉर्टकट में लिख लीजिएगा डेफिनेशन, विच रोटेट पीपीएल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। डेक्स्ट्रो राइट में करेगा, लेवो लेफ्ट में करेगा। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल से वो रोटेट हुआ है। नाम से ही क्लियर है, थीटा क्या है इसके अंदर? एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, जिस एंगल से लाइट रोटेट हुई है, 10 डिग्री राइट में गई है या 10 डिग्री लेफ्ट में गई है, 20 डिग्री राइट में गई है, 20 डिग्री लेफ्ट में गई है, वो थीटा कहलाएगा। अब इसके अंदर हम जो मेन बात है वो डिस्कस करते हैं। देखो कि हमें एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा कि एक सॉल्यूशन लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा? दो तरीके, या तो सॉल्यूशन बनाकर उसको प्रैक्टिकल करके देख लो, या हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली उसके फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं। देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल या लीजेंड या कोई भी कंपाउंड कायरल है तो वो लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, हमने एक स्पेशल नोट लिखा, एक कायरल कंपाउंड, एक कायरल कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि वो एक्टिव होगा, वो लेफ्ट में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है। कायरल कंपाउंड, अब इसमें कायरल कंपाउंड क्या होता है वो समझना। हमने बोल दिया कायरल कंपाउंड लाइट को रोटेट करेगा, एक्टिव होगा। अब कायरल कंपाउंड क्या है? देखिए, कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जिसकी खुद और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो। एक ऐसा कंपाउंड जो हम खुद लें और फिर उसकी मिरर इमेज लें, वो एक दूसरे के ऊपर फिट ना आए। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। ये हमने एक मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, ये एक मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ उसकी मिरर इमेज बनेगी। जैसे मैंने यहाँ आर लिखा, ये आर लिखा, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? इस टाइप से बनेगी, नहीं, अपोजिट आ जाएगी। फिर मैंने ओ लिखा और इसकी मिरर इमेज तो वही आ जाएगी। अब ये जो आर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं इसकी मिरर इमेज को रख दूं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज फिट नहीं हो रहे, नहीं, तो ये कायरल है। इसका मतलब आर क्या है? कायरल। एक कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज अगर एक दूसरे के ऊपर फिट ना आए तो वो कायरल, ठीक है। पर ये मैंने ओ लिखा और इसके ऊपर ये इसकी मिरर इमेज लिख दी तो फिट आ गए, ये क्या होगा? अकायरल। दिस इज अकायरल। ये तो लाइट को रोटेट करेगा, ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हमने एक लेटर की फॉर्म में बताया। व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? कायरल मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल if a substance and its mirror image, एक सब्सटेंस और अगर उसकी मिरर इमेज, इफ ए सब्सटेंस एंड इट्स मिरर इमेज डू नॉट सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज का मतलब पूरी तरह से फिट होना, डू नॉट सुपर इम्पोज
देन इट इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड या कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, फिट ना आए। अब मैं आर को तो क्या कह रहा हूं, आर हमारा कायरल है और ओ क्या है, अकायरल है। ठीक है, सिंपल सी बात। आप एक कंपाउंड लीजिए, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए और उसकी मिरर इमेज का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तब तो वो लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, और अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं तो फिर वो लाइट को रोटेट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर। नोट इन ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल हम कर चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर। अब हमने सारी चीज़ों को ऑप्टिकल के अंदर अप्लाई कर देना। अब हमारा वापस देखो जो टॉपिक चल रहा था स्टीरियो या स्पेस का, पहला पार्ट ज्योमेट्रिकल किया, दूसरा ऑप्टिकल कर रहे हैं। अब हमने जितना भी कुछ ये बेसिक किया ना, ये उनके अंदर काम आएगा टू द पॉइंट, ताकि अब हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए मैं फिर कहता हूँ, ये जो आर है और ये आर है, देखो ये ऑब्जेक्ट ये मिरर ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे, तो ये आर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को रोटेट करेगा। पर इसमें भी खास बात, अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड पर रोटेट करेगा तो ये डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करेगा। ये बात तो फिक्स है, क्योंकि एक कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज मिरर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो बिल्कुल सेंटर पे मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेरे हैंड की इमेज है, ये मेरा हैंड है और ये इसकी मिरर इमेज इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीच में मिरर लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा हैंड और ये इसकी मिरर इमेज आ गई। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, किसी भी तरीके से नहीं होते ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड पर रोटेट करेगा तो फिर ये लेफ्ट पे करेगा। कैसे, देखो मैं इनकी मोशन लेता हूँ, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कराता हूँ तो ये इस टाइप से आएंगे ना। ठीक है, इसको अगर मैं लेफ्ट पे ला रहा हूँ तो फिर ये राइट पे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको राइट पर ले जाऊंगा तो फिर ये लेफ्ट पे जाएगा। ये इस टाइप से जाएंगे ना, मिरर इमेज के अकॉर्डिंग अपोजिट चलेंगे। ये दोबारा देखिए, ये अगर लेफ्ट पे जा रहा है तो ये राइट पे आ रहा है, और अगर ये राइट पे जा रहा है तो ये लेफ्ट पे जा रहा है। तो मिरर में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट चलती है। अब यही हमने पॉइंट डिस्कस करना है, एक ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज, वो दोनों लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जबकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। फॉर्मूला तो इसका भी आ रहा है, फॉर्मूला इसका भी आ रहा है, पर ये लाइट को क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होगी, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट जो लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। उनमें एनेंटियोमर भी बनते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। पहले ऑप्टिकल आइसोमर देखो क्या है। मैंने एक एग्जांपल लिया PTEN2Cl2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखो एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा तो 2 कितने देंगे, 4 दे देंगे, और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 पे शेप कैसे बनती है, स्क्वायर बाई पैरामिडल इस टाइप से बनती है। PT इस टाइप से बनती है। अब यहाँ हमने क्या किया, मिरर लगा दिया, यहाँ हमने मिरर लगा दिया। ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है। पहले इनकी शेप ड्रा करते हैं। ये दोनों Cl मैंने सेम साइड पर रखे। ठीक है, 2 Cl है सेम साइड पर। ये एक EN इसने कोऑर्डिनेशन यहाँ दिया, एक कोऑर्डिनेशन यहाँ से, ये EN इसने एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से, एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये हो गया सिस आइसोमर। ठीक है, ये सिस आइसोमर हो गया। पर इसमें हमने दोनों Cl को अपोजिट रख दिया, दोनों EN को अपोजिट रख दिया। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये आइसोमर हो गया हमारे लिए ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर। अब इन दोनों की हम मिरर इमेज ड्रा करते हैं। PT, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने PT को उल्टा TP क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये एक एटम है, गोल एटम हो गई। ठीक है, वो तो इनके एटॉमिक नंबर से डिफाइन होता है कि ये प्लेटिनम है या कार्बन है या जिंक का क्या है। तो
प्लेटिनम के एटम में कहीं भी पीटी नहीं लिखा होगा, वो तो एक सर्कुलर गोल एटम होगा, स्फेरिकल एटम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ होगा। तो हम इसको इसीलिए एज इट इज पीटी की जगह पीटी लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर एटम है, स्फेरिकल एटम है। अब ये पीटी आ गया, इसमें ये जो दो सीएल हैं इनके पोजीशन क्या होगी, ये सीएल यहाँ इंडिकेट हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला सीएल यहाँ इंडिकेट हो रहा होगा और ये वाला सीएल यहाँ इंडिकेट हो रहा होगा, इनकी पोजीशन ऐसे बनेगी, ठीक है। ये जो ईएन है ये यहाँ बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला ईएन इस टाइप से बन जाएगा, ये इनकी मिरर इमेज बन गई ना, ठीक है। इसका भी देखते हैं, इसमें ये वाला जो सीएल है वो तो बिल्कुल यहीं आएगा और ये वाला जो सीएल है वो बिल्कुल यहीं आएगा। इसमें ये वाला ईएन यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल नियर अबाउट ही आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला ईएन अपोजिट पे आ जाएगा। तो मिरर इमेज तो इनकी इसी टाइप से बनेगी ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमने सिचुएशन क्रिएट करनी है, ये सिस आइसोमर था ना, ये सिस आइसोमर था और ये इसकी मिरर इमेज, क्या ये इसको अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रखूँ तो क्या एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे? ये डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे। तो इन दोनों का फॉर्मूला देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, एक प्लेटिनम दो क्लोरीन और दो, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। बट अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड पर रोटेट करेगा तो फिर ये कहाँ करेगा, लेफ्ट पर रोटेट करेगा, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है तो अपोजिट रोटेट करेंगे, ठीक है। मिरर में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट चलती है, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम बट लाइट को अपोजिट साइड पर रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट जो लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। एंड नाउ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर ऑप्टिकल आइसोमर टू ईच अदर, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखते हैं हम इसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ये बात तो फिक्स है, सभी के लिए आती है, बट रोटेट, किसको रोटेट करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, किस में, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, डी और एल अपोजिट है ना, डी डेक्स्ट्रो राइट पे, एल है वो लेफ्ट पे, तो अपोजिट होगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ये ऑप्टिकल आइसोमर है और ऑप्टिकल, ध्यान रखिएगा पहले ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। तो ये जो सिस वाला कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है बट लाइट को अपोजिट, ये जरूरी नहीं कि ये डी है तो ये एल है, ये अगर मान लो एल है तो फिर ये डी होगा। इनमें से इसको चेक कर लेंगे, अगर ये डेक्स्ट्रो हो तो फिर उसकी मिरर इमेज लेवो हो जाएगी, अगर ये लेवो हो तो मिरर इमेज डेक्स्ट्रो हो जाएगी, तो रहेंगे पॉजिटिव। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है पर लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। अब सिस वाला तो ऑप्टिकल आइसोमर है, ट्रांस वाला है, देखो ये ट्रांस आइसोमर है, इसकी और इसकी मिरर इमेज तो सेम है, अगर इसके ऊपर उठाएंगे तो फिट आ जाएगा, प्लेटिनम पर प्लेटिनम, ईएन पर ईएन, सीएल पर सीएल, सब कुछ बिल्कुल फिट आ गया ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही सेम है इनका, एक दूसरे की फॉर्मूला सेम होने के बाद इमेज सेम है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये डी है तो ये एल होगा, नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर फिट आ रहे हैं तो लाइट को रोटेट ही नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके अंदर पॉइंट लिख देंगे जनरल वर्ड लिखकर, क्योंकि एक्सेप्शन हो सकती है। जनरली सिस आइसोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्शन हो सकती है, ट्रांस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म थी, हेडिंग थी, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला सेम बट जो लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, एक राइट पे करे एक लेफ्ट को, वो ऑप्टिकल आइसोमर। और इसका एग्जांपल हमने क्या बताया, ये जो सिस आइसोमर है ट्रांस नहीं होगा क्योंकि फिट आ रहा है ना, सिस को मोर थोड़ा सिंगल व्यू देखते हैं इसका विदाउट ट्रांस, ट्रांस तो करता ही नहीं है। अब देखो
ये अगर लाइट को राइट पे करेगा तो ये लेफ्ट पे करेगा, ये राइट पे करेगा तो लेफ्ट पे करेगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। दो ऐसे कंपाउंड ले लें जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो एक राइट पर तो एक लेफ्ट पे, एक राइट पर तो एक लेफ्ट पे, लाइट को अपोजिट रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकल, लाइट वर्ड से ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें भी एक और बात, देखो ये डेक्स्ट्रो है, इसको हमने लेवो का चेक कर लेंगे, वो तो अगर ये डी है तो ये एल है, ये डी है तो ये एल है। देखो ये डी और एल है ना, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। जो ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज हो उन्हें हम इनएंशियोमर भी बोलते हैं। ये इसकी मिरर इमेज है, अगर इसकी मिरर इमेज देखे तो ये बनेगी। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, पर ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, तो हम इन्हें इनएंशियोमर भी बोलते हैं। व्हाट इज इनएंशियोमर? Enantiomer. The optical isomer which are mirror image to each other are called enantiomer. If optical isomer are mirror image of each other, then they are also called enantiomer. ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल दिया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात और भी ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए। देखो, सिर्फ हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो हमें कंपाउंड दिया गया है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहा है नहीं है। मैंने ये कहा PT Cl अमोनिया और यहाँ अमोनिया और अमोनिया। आपको मुझे ये बताना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे पता लगा। सबसे पहले तो चेक करो कि ये सिस है कि ट्रांस है। सिमिलर एटम सेम साइड पर है, ठीक है, और सिमिलर एटम सेम साइड पर है, चारों अमोनिया और दोनों Cl सेम साइड पर है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? दिस इज सिस आइसोमर, ये सिस आइसोमर है। पर ये हमेशा ऐसा नहीं कि सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव ही हो, चेक करना पड़ेगा कि इसकी मिरर इमेज फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये है सिस आइसोमर। अब हम यहाँ इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर फिट आ गई तो ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं आई तो ये इनएक्टिव है। ये प्लेटिनम, ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। ठीक है, Cl बनाते हो। देखो इस Cl की, ये Cl यहाँ आएगा और ये वाला Cl यहाँ आएगा। ठीक है, ये अमोनिया यहाँ आ जाएगा, ये वाला अमोनिया यहाँ आ जाएगा और ये वाला अमोनिया मिरर के हिसाब से सोचना आपने, और ये वाला अमोनिया इधर जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड और ये इसकी मिरर इमेज, क्या ये एक दूसरे के ऊपर फिट आ रहे हैं? अगर मान लो इसको हम एज इट इज उठा कर रख दे तो प्लेटिनम पर, तो प्लेटिनम आ जाएगा, इस Cl पर इस Cl आ जाएगा, पर ये Cl किस पे आ जाएगा? अमोनिया पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये Cl इस अमोनिया पे आ जाएगा, तो यानी ये पूरे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। अगर पूरे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें एक्टिवनेस कैसे? अब अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ एक्टिव है तो मतलब लाइट को रोटेट करेगा, या तो राइट पे या लेफ्ट पे। अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा? लेवो हो जाएगा। पर अगर ये लेवो हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, पर होंगे अपोजिट। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम, 1 प्लेटिनम 2 क्लोरीन 6 अमोनिया, इसमें भी है, इसमें भी, दोनों का फॉर्मूला सेम। पर ये लाइट को क्या कर रहे हैं? अपोजिट रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हमने पूरी डिटेल आइसोमरिज्म की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं उनको डिस्कस किया। कैसे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उसके दो टाइप, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल के 4 टाइप थे, और जो स्टीरियो या स्पेस के 2 टाइप है। स्टीरियो या स्पेस के 2 टाइप थे। पहली टाइप थी ज्योमेट्रिकल जिसमें सिस ट्रांस, दूसरी है ऑप्टिकल जिसमें डेक्स्ट्रो या लेवो। ठीक है, तो ये हमने लगभग 6 टाइप की टोटल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस की है। इनमें से किसी भी
2 आइसोमरिज्म के बेस पर क्वेश्चन बन सकता है, एक तो डेफिनेशन बन सकती है और एक कंपाउंड देकर हमसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप के आइसोमरिज्म शो करेगा। तो जितने भी हमने एग्जांपल की इनकी डेफिनेशन की उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे आपका ये आइसोमरिज्म वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इसमें मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।